नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम उन्नति, रोजगार और विकास से जुड़ा, जहां हम बातें करते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव और विकास की। कार्यक्रम के आज के अंक में भी जानेंगे बहुत कुछ, देखेंगे बहुत कुछ, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। मिट्टी जांच के सही तरीके को जाने किसान, मसूर की फसल को जड़ सड़न रोग से बचाएं और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद थ्रेशर मशीन। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए, उसमें संतुलित पोषण के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे खेतों की जो मिट्टी है उसमें कितना पोषण उपलब्ध है और कितनी पोषकता की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसके लिए आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें पोषकता का सही अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए खेत के चारों कोनों से 6 इंच नीचे से मिट्टी लें और उसे महीन कर मिलाकर एक भाग जांच के लिए भेजें। विशेष जानकारी बख्तियारपुर के कृषि समन्वयक श्री रमेश कुमार से। मिट्टी जांच आवश्यक रूप से करवाएं। इससे ये फायदा होगा कि आपको खाद कम देना पड़ेगा और जो आवश्यकता होगी वही खाद देना पड़ेगा। और ये मिट्टी जांच हमारे केवीके में हो रही है और जिला के पटना में रसायन भवन में हो रही है। और अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप प्रखंड कृषि कार्यालय में भी बात, कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी बात कर सकते हैं। मसूर की फसल में जड़ सड़न रोग से प्रभावित पौधे की जड़ें काली पड़कर सड़ जाती हैं और पौधे सूखने लगते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए खेत की गहरी जुताई करके ही बीज की रुपाई करें। इसके अलावा खेत में पकी हुई गोबर की खाद भी डालें। इसके अतिरिक्त बीज रुपाई से पहले उन्हें थायरम 2 GM, कार्बेंडाजिम की 1 GM मात्रा से उपचारित कर बीजों को खेत में लगाएं। किसान भाई बहनों, चना एक ऐसी फसल है जिसे कच्चा भी प्रयोग किया जाता है और सुखाकर संग्रहित भी किया जाता है, जिसे दाल के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है और सब्जी के तौर पर भी यह उपयोग में आता है। इसी बहुउपयोगिता की वजह से इसकी मांग बाजार में काफी रहती है, जिसके कारण यह उत्पादकों के आकर्षण का केंद्र है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही कर्मठ किसान राजू कुमार से, जो कि पटना के निवासी हैं और 1 बीघे में चने की खेती करके लगभग 4 गुने मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। मक्का की उन्नत या अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को उसको सही समय पर बोने, उपयुक्त खाद देने और समय पर पौध संरक्षण उपाय अपनाने की ओर विशेष ध्यान देने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार मक्का की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए अनुमोदित देसी अथवा संकर किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है।
किसान भाई बहनों, थ्रेशर मशीन एक ऐसा ज़रूरी उपकरण है जिसके बिना बड़े पैमाने पर खेती का संपादन बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह डंठल और भूसे को बीज से अलग करने का कार्य करता है, जिससे दानों की बर्बादी नहीं होती। साथ ही दानों को निकालने का काम कम समय में और सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो जाता है। इसलिए इसे किसानों के लिए बेहद उपयोगी उपकरण माना जाता है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गर्मियां दस्तक दे रही है, तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पशुपालक भाइयों, अगर आप अपने दुधारू पशुओं से अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो समय के साथ आहार प्रबंधन, उनके आवास की व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि वे बीमारियों के चपेट में ना आए, साथ ही साथ उनकी क्षमता के अनुसार दुग्ध उत्पादन मिलता रहे। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने विशेषज्ञ से कि गर्मियों में दुधारू पशुओं के प्रबंधन के उपाय। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आने वाला है और ऐसे में हमारे किसानों को मवेशियों के प्रबंधन में समस्याएं हो सकती है। जी हाँ, इन समस्याओं से निपटारा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविकांत निराला, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से सहायक प्राध्यापक हैं, जो कि हमें बताएंगे कि दुधारू जानवरों का प्रबंधन कैसे किया जाए। डॉक्टर रविकांत निराला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हर 3-4 महीने पे जो है मौसम बदल जाता है, जलवायु परिवर्तन होते रहता है। ऐसे में एक जैसा प्रबंधन दुधारू पशुओं के लिए रखना हमारे किसानों के लिए बेहद ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप बताएं कि अभी गर्मियां आने वाली है, हमारे किसान दुधारू पशुओं का क्या प्रबंधन करें कि उनके मवेशियों पे बुरा प्रभाव ना पड़े और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। धन्यवाद विकास जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। किसान भाइयों को जानवरों को रख रखाव करने के लिए, अधिक से अधिक दूध पैदा करने के लिए और अधिक से अधिक मीट पैदा करने के लिए जानवरों का सेहतमंद और अच्छा रहना ज़रूरी है। ख़ास करके उत्तम नस्ल के जानवरों की आवश्यकता है और उत्तम नस्ल के जो भी जानवर हैं वो सब टेम्परेट क्लासेज में यानी ठंडक मूल्य के हैं। तो उसको हम आ करके भी इंडिया में जहाँ गर्म प्रदेश है तो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जिसको संकर कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो टेम्परेट ब्रीड्स में है या जो शीत जगहों पर जो पलने वाले जानवर हैं तो वो उसमें कैपेबिलिटी ठंडक को सहने की होती है। तो उस ठंडक को सहने की कैपेबिलिटी को यहाँ पे क्रॉस ब्रीड कराते हैं ताकि जो दूध प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, मीट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, लेकिन यहाँ के जो इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिटीज़ है, इन्वायरमेंट एनोमलीज़ है, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ना, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन, डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ का इन्फेक्शन। तो हम जानते हैं कि जो छोटे एनिमल्स हैं उसके लिए रिजर्वायर है और बढ़िया जगह है। तो इसलिए जितने पैथोजेंस हैं दुनिया में वो सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जाते हैं। इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री का पार्ट है, गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ के जानवरों में उससे लड़ते लड़ते डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, गर्मी से लड़ने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ के जानवर एडेप्टेड हो जाते हैं। तो बाहर से जो जानवर आते हैं उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होता है कि दूध और मीट तो उससे बढ़ जाता है और डिजीज रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और किसी भी इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिटीज़ में वो रह सकती है। अब उसको जानवर फिर भी चूँकि उसमें टेम्परेचर के कारण दिक्कतें होती है, ख़ास करके इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स है, कई तरह के डिजीज का प्रॉब्लम्स है, गर्मी में हाँफने लगती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि गर्मी के लिए कुछ मैनेजमेंटल एबिलिटीज़ होना चाहिए और मैनेजमेंटल व्यवस्था करना चाहिए किसान भाइयों का। तो मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो मडिंग करते हैं। मडिंग के लिए क्या है कि कीचड़ लगाते हैं, स्प्रे करते हैं वाटर से। फूस का घर है तो ज़्यादातर सोचते हैं मिट्टी और फूस का घर रहे, पेड़ के नीचे बांधते हैं, हरा ग्रास देते हैं ताकि उससे मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे और उसको पानी की कमी नहीं हो। बहुत जगह वैलोइंग टैंक बनाया जाता है जिससे क्या होता है कि जानवर उसी में पानी में डूबता है और ठंडा किए हुए रहता है शरीर को। डॉक्टर रविकांत, अभी आपने सर बात किया कि प्रेग्नेंट एनिमल्स के बारे में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे और जानवर है वो तो रहती तो झुंड में ही है, तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो और जानवर से प्रेग्नेंट एनिमल को क्या विशेष सुविधा देनी चाहिए जो कि और जानवर की तुलना में जो है अलग है सबसे? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किए विकास जी। हम जानते हैं कि बच्चा ही आगे आने वाला भविष्य होता है। उसी तरह से जानवर में भी देखते हैं कि बच्चा ही आने वाले उत्तम नस्ल के गाय हो सकते हैं या भैंस हो सकता है, बकरी, भेड़, जो भी जानवर हैं। तो उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप किया जाए या प्रेग्नेंट एनिमल्स को किस तरह से हम ज़्यादा न्यूट्रिशन और ज़्यादा हेल्दी रखें कि हेल्दी बच्चा पैदा हो। हेल्दी अगर बच्चा पैदा होगा तो दूध भी बढ़िया होगा, मीट भी अच्छा होगा और सब तरह के जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होगा वो मेंटेन होगा। तो प्रेग्नेंट एनिमल्स को अधिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है क्योंकि उसके उम्ब में, उसके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं। तो उसको न्यूट्रिशन जो माँ है उसको न्यूट्रिशन खुद के लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए भी ज़रूरत है। तो हम कई तरह से चीज़ों को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, अधिक से अधिक प्रोटीन देते हैं, अधिक से अधिक खाना देते हैं। खाना में चूँकि बच्चे को भी देना है तो इसलिए प्रोटीन, चूँकि ग्रोथ हो रहा है बच्चा का, तो बॉडी बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक्स कहा जाता है कि प्रोटीन से ही होता है ग्रोथ, तो इसलिए प्रोटीनस डाइट को बढ़ा देते हैं। तो हम 2 महीना पहले ज़्यादा राशन हम बढ़ा देते हैं प्रोटीनस डाइट। खास करके प्रोटीनस डाइट में जैसे खल्ली है, चुन्नी है और कंसनट्रेट है, तो खास करके आयल सीड्स का जो
बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बढ़ाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑयल सीड है जहाँ जहाँ अवेलेबल है, जैसे बिहार के केस में देखेंगे तो मस्टर्ड ऑयल केक ज़्यादा है, या फिर मध्य प्रदेश वगैरह में देखेंगे या कई जगह में देखेंगे तो उसमें ग्राउंड नट केक्स है, तीसी का है, और अलग अलग तरह के जहाँ भी प्रोडक्शन होता है तो उसी तरह से हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। डॉक्टर रविकांत, चूँकि हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में यह जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ग्राउंड मैनेजमेंट क्या है, शेड मैनेजमेंट क्या है, और गर्मियों के मौसम में पानी का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए। हाँ, आपने एक साथ कई क्वेश्चंस किए, तो खैर तो हम लोग का जो हीट मिलती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट से नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ से जो टकराता है उससे रेडिएशन होता है। तो सरफेस अगर कंक्रीट होगा और सॉलिड होगा तो उतना ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट होगा लाइट का और उतना ज़्यादा हीट होगा। इसलिए सरफेस को हम कूल करने के लिए पहले तो मिट्टी दिया जाता था, बल्कि क्ले दिया जाता था। अब उस तरह से अब नहीं है, तो फुट पैड का व्यवस्था रबर का होता है, उसमें हम जानवर को रखेंगे ताकि फुट भी बढ़िया रखें और रेडिएशन जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो कम रहे। दूसरी चीज़, उसको जो थैचिंग है या ऊपर जब हम ये फ्लोर देखते हैं तो फ्लोर को उसी तरह से मैनेज करेंगे, और ऊपर छत है तो छत पर भी पानी की व्यवस्था कर दी जाती है, या पुआल से हम लोग ढक देंगे ताकि हीट कम नीचे आए। डॉक्टर रविकांत, आपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है
पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। मोटा अनाज यानी श्री अनाज यानी ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, सावा, कोडो, चीना, कुटकी। मोटे अनाज को स्मार्ट फूड का भी दर्जा दिया गया है क्योंकि यह धरती, किसानों और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी है। इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मोटे अनाज की अहम भूमिका है। तो चलिए इस विषय पर एक वीट वार्ता के जरिए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से मोटे अनाज की उन्नत खेती के विषय में। नमस्कार किसान बंधुओं। मोटे अनाज, इसमें ज्वार, भुट्टा, रागी, मड़ुआ के साथ साथ अन्य शामिल हैं। इसे मोटा अनाज इसलिए कहते हैं क्योंकि किसानों को कम मेहनत में ये फसल तैयार हो जाता है। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुपौल के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे पहला सवाल है कि मोटे अनाज को पोषक अनाज क्यों कहा जाता है? देखिए, मोटे अनाज एक ऐसा अनाज है जिसमें कि बहुत सारे छोटे महीन दाने वाले बीज आते हैं, जिसकी खेती उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, सूक्ष्म तथा मार्जिनल, जिसको सीमांत भूमि पर इसकी खेती की जाती है। मोटे अनाज के अंतर्गत मुख्य तौर पर आपका ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, कौनी, कोदो, कुट्टी, सामा, ये 8 अनाज शामिल हैं। और इसकी खेती जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही मतलब वैसे वातावरण में किया जाता है जहाँ पर विविधीकरण है। आज की तारीख में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव आ रहे हैं और इस बदलते हुए परिवेश में मोटे अनाज का आज हमारी मांग हो गई है। तो मोटे अनाज को 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसके लिए सरकार के स्तर से 18 मार्च को समूचे ऑल इंडिया में, समूचे भारतवर्ष में विशेष का जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि वर्ष भर किसानों को मोटे अनाज की खेती में मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से इसकी खेती किया जाए और खेती किया ही नहीं जाए बल्कि मनुष्यों को, किसान भाइयों को और जितने भी इसमें लाभार्थी हैं सबको इसका प्रयोग और अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे बच्चों में और ख़ास करके नवजात शिशुओं में बहुत बड़ी कुपोषण की समस्या है और इस कुपोषण की समस्या को यदि कोई भी दूर करेगा तो यह मोटे अनाज ही कहा जाता है। मोटे अनाज, जैसा कि मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, इसमें 8 अनाजों की चर्चा किया गया है। लेकिन अगर हम सबसे मजबूत अनाज की बात करें तो इसमें रागी होता है और जिसको कि हम मड़ुआ भी कहते हैं और इसको फिंगर मिलेट्स कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि रागी की खेती यदि हम करेंगे तो सबसे पहले इसमें अच्छे प्रभेद की ज़रूरत होगी। तो अच्छे प्रभेद में इसका विवेकानंद पर्वतीय हिल स्टेशन से जो सबसे बढ़िया वैरायटीज निकला है वह वैरायटीज का नाम है VL 149। दूसरा पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो निकला है उसको पंत रागी 3 कहते हैं और तीसरा है PDH 400 है। ऐसे और भी तमाम प्रजातियां हैं, लेकिन ये जो 3 प्रजातियां हैं हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है, अत्यधिक उपज देने वाली है। तो मैं अब इसका कैसे इसकी खेती किया जाएगा, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के स्तर से भी आपको मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सर, रागी की खेती कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। मैं रागी का प्रभेद बता चुका हूँ। अब इसका कैसे बुआई करेंगे और इसका क्या उर्वरक की आवश्यकता होगी और कितना आमदनी होगा, इस पर मैं बात करता हूँ। तो देखिए, रागी की खेती करने का सबसे बढ़िया जो समय होता है वह मई, जून और जुलाई होता है। जैसा कि अभी हमारा समय आने वाला है और इसकी खेती 2 विधि से हम कर सकते हैं। एक तो सीधी बुआई भी कर सकते हैं और दूसरा है कि बिचड़ा उगाकर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए 1 हेक्टेयर में यदि रागी की खेती करेंगे तो 5 किलो आपका बीज लगेगा। इसके लिए मिट्टी जो है, सभी प्रकार की मिट्टी में रागी की खेती होती है, परंतु दोमट और जो बालू वाला मिट्टी है और जिसमें कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, यानी 0.5 से लेकर 0.75 है, उसमें रागी की खेती बहुत ही बेहतर होगी। रागी की खेती के लिए आपको ज़्यादा खाद और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपका 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की ही ज़रूरत होती है। सर, मोटे अनाज से संबंधित किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मोटे अनाज की खेती करने के लिए तो ढेर सारी बातों का जिक्र हो चुका है, लेकिन इसमें किसी भी फसल की जब हम खेती करते हैं तो खरपतवार किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन निकल के आता है। तो मोटे अनाज की खेती में यदि हम खेती करने जा रहे हैं तो खरपतवार भी होता है, और खरपतवार का एक तो हाथ से निकौनी करके भी इसको हम प्रबंधन कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें है जो कि मतलब ऑक्सीफ्लोरोफोन नाम की दवा, इसका भी हम छिड़काव करके और मतलब मोटे अनाज को खरपतवार से हम बचा सकते हैं। सर, आज हमारे कार्यक्रम में आए और किसानों को मोटे अनाज की उन्नत खेती के बारे में कई सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सारे लोगों को फिर हम भी धन्यवाद। उम्मीद है कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों का आपने पूरा लाभ उठाया होगा, और इन्हीं जानकारियों का उपयोग करके आप अपनी खेती किसानी को और सरल और सुलभ बना सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए कृषि दर्शन के साथ और हमें दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।